हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और उसमें कुछ मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो पा रहा होगा। तो अभी हमने जो पी वाई क्यूज रिवीजन सीरीज शुरू की थी, लगातार उसमें वीडियो आ रहे हैं। 2024 के जो पी वाई क्यूज उनको देखे, 2023 के पी वाई क्यूज देखे, इसी श्रृंखला में 2022 के पी वाई क्यूज देखेंगे। 2022 में जो जो यूपीएससी ने पी वाई क्यूज पूछे, चाहे एंशियंट हो, मॉडर्न, मॉडाइवल हो, यहीं से क्या है पैटर्न एक चेंज देखने को मिला, पेयर्स वाले क्वेश्चंस आने शुरू हुए। तो इस ईयर के पी वाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासतौर पे अगर आप देखेंगे इस तरह के जो क्वेश्चंस आए, ओनली वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि कट ऑफ को नीचे भी लेके आ गया, डिफिकल्टी लेवल को ऊपर लेके चले गए। तो इस ईयर के पेपर को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम गंवाए। चलिए बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे जो पेयर्स बने हुए हैं उनके बारे में आपको ध्यान देना है। यहाँ अशोक के मेजर रॉक्स एडिक्स है ना। दूसरा लोकेशन इन द स्टेट, किस राज्य में स्थित है। तो अशोक के जो प्रमुख शिलालेख जैसे धौली है, क्या उड़ीसा में है, एरागुडी आंध्र प्रदेश में, जौगढ़ मध्य प्रदेश में और कालसी कर्नाटका में। इन चारों की लोकेशन क्या है, ये आपको यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बताना है कौन सा सही है। अगर हम बात करें सही स्टेटमेंट की, तो उड़ीसा का जो स्तंभ है ये धौली में स्थित है। ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, अगर हम बात करें थर्ड सेंचुरी बीसी में, अशोक की जो शिलालेख उसके बारे में समझेंगे, पर इन्हें पहले जान लीजिए। थर्ड सेंचुरी बीसी में इसको स्टैब्लिश किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, और ये धौली एक ऐतिहासिक केंद्र के रूप में भी आज है। एरीगुडी की बात करें तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में 2013 में लगभग एएसआई ने एक इसकी खोज की, और इसको तब से शामिल किया गया कि हाँ ये भी अशोक का एक प्रमुख शिलालेख है, मेजर रॉक एडिक्ट माना जाता है। बात हो रही है जौगढ़ की, तो जौगढ़ का जो शिलालेख है वो ओडिशा में स्थित है। धौली और जौगढ़ दोनों ही शिलालेख ओडिशा में है। तो ये जो मध्य प्रदेश बोला जा रहा है, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। फिर चौथा है इंपॉर्टेंट है कालसी। तो कालसी कहाँ पे है, कालसी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बीच बफर जोन में है बेसिकली, अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बीच बफर जोन में कालसी है। ठीक। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, अशोक के स्तंभ के बारे में। अब आखिर ये सब कहानी है क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अशोक एक ऐसा शासक था जो अपने शासन की जो नीतियां होती है, अगर पॉलिसी की बात करें, जो उसके शासन की पॉलिसी है या उसका जो धम्मा है, उसको किसके माध्यम से बताना चाहता था, शिलालेख के माध्यम से, रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से बताना चाहता था। अब उसने तीन भाषाओं का यूज किया। भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। प्राकृत भाषा, ग्रीक, अरमाइकी और खरोष्टी भाषा का भी आपको देखने को मिलता है। ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हालांकि खरोष्टी लिपि है, तो आप इसे तीन ही रखेंगे। प्राकृतिक, ग्रीक, अरमाइकी, ये कौन सी थी, भाषाएं थी। और अगर हम बात करें लिपि की, लिपि लिपि कौन सी यूज की गई, तो लिपि यहाँ पे यूज की गई ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी, खरोष्टी आपको लिपि देखने को मिलती है। तो ये तो बात हो जाती है क्या, अशोक के जो शिलालेख हैं। अगर हम अशोक का एम्पायर देखेंगे अभी, तो ये आप देखिए अशोक का एम्पायर, आज का जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन, यहाँ से इंक्लूड कर लीजिए आप, जम्मू कश्मीर, पूरा पश्चिम पश्चिम बंगाल रीजन, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पूरे रीजन में अशोक का एम्पायर देखने को मिलता है। साथ ही आपको हिंदी में भी आप ये मैप देख पा रहे होंगे, अशोक का एम्पायर कितना बृहद था, आज के भारत से भी बड़ा लगभग एम्पायर दिखाई देता है। ये बात हो गई। अब अगर आप देखेंगे तो मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात की गई, यहाँ पे किसकी बात की, मेजर रॉक एडिक्ट। तो आखिर कितनी मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोक के हैं, क्या उनमें लिखा, उनके बंद थोड़ा सा ब्रीफ आप जान लीजिए। जैसे पहला जो रॉक एडिक्ट का पहला लेख है, वो क्या कहता है, पशु बलि की निंदा करता है जानवरों को नहीं मारा जाना चाहिए अनावश्यक में, भीड़ उत्सव में। फिर साथ ही जो दूसरा शिलालेख, जो दूसरा उसका है शिलालेख है मेजर रॉक एडिक्ट्स में, वो क्या कहता है कि पशुओं का इलाज, मानव पशुओं के इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, कुएं सड़कें होनी चाहिए, पेड़ लगाए जाने चाहिए। साथ ही इसी में अगर आप देखेंगे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, पूछा जाता है कि अशोक ने क्या दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख किया, तो कई बार पूछा गया। तो पांड है, सती पुत्र है, केरल पुत्र जैसे राज्यों का जिक्र अशोक ने इस दूसरे शिलालेख में यहाँ पे किया। मेजर ऑफ एडिक्ट्स की बात करें, फिर तीसरे में अगर आप देखेंगे माता पिता की सेवा की बात की जाती है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए तीसरे रॉक एडिक्ट्स में। वहीं चौथे में जीवों पर हिंसा या अहिंसा अपनाने की अशोक बात करता है। हालांकि जो अहिंसा वाली चीजें हैं कलिंग के बाद ही आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जीवों के संबंध में दिखाई देती है। पांचवा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर यूपीएससी ने पीवाईक्यूज भी पूछा था 2025 में, कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति के संबंध में किस में बात की गई। तो धम्म महामात्र क्या होते थे, अशोक जो धम्म का प्रचार करते थे धम्म महामात्र कहलाते थे, और उनकी नियुक्ति की बात इस शिलालेख में होती है। ये बात हुई सही। वहीं इसी तरह से सातवां टॉलरेंस की बात करता है, आठवां धम्म यात्रा की बात करता है जो इंपॉर्टेंट है। अशोक का 13वां शिलालेख किसके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, कलिंग युद्ध के बारे में यहाँ पे बात करता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे धम्म नीति अपनाई अशोक ने, तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है
वो किसके बारे में बात करता है? धम्मनीति के बारे में बात करता है। तो ये तो हो जाते हैं क्या, मेजर जो उसके एडिक्ट्स होते हैं। फिर कुछ माइनर एडिक्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा। माइनर एडिक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको देख दीजिए, यहाँ तो जैसे मेजर एडिक्ट्स कहाँ-कहाँ, पहले चलिए लोकेशन देख लेते हैं। तो सन्नती है, सोपारा है, गिरनार है, कांधार है, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी है, उसके अलावा जौगढ़ है ना? और शिशुपालगढ़, तो यहाँ पे मेजर एडिक्ट्स। फिर लघु शिलालेख अगर हम बात करें, माइनर एडिक्ट्स की बात की जाती है कि चलो माइनर एडिक्ट्स भी अशोक के हैं, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? तो इनमें एक कंधार जो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे माइनर एडिक्ट्स भी है। अगर हम बात करेंगे तो जो कंधार, हाँ सॉरी, कंधार के बारे में क्या खासियत है कि द्विभाषी ग्रीक और अरमाइकी बाईलैंग्वेज है, बाईलिंगुअल है ये, तो द्विभाषी यहाँ पे है, ठीक है ना? अब एक चीज और देखने को मिलती है कि अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है। तो आपको क्या याद रखना है? जैसे आपको याद रखना है नेत्तूर, मास्की, उदयगोलन और गुर्जरा, ये इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अदरवाइज आपको देवानाम्प्री जैसे ये सब नाम मिलेंगे, लेकिन इन चारों में आपको, तो ये जो 3 है ये कर्नाटका में है, मास्की, उदयगोलन, नेत्तूर, और ये गुर्जरा है, ये मध्य प्रदेश में दतिया जिले में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है ना? ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो मेजर पिलर अडिक्ट्स थे अगर हम बात करें, तो ये कितने आपको देखने को मिलते हैं? ये आपको देखने को मिलेंगे 7 देखने को मिले, जो मेजर मेजर पिलर अडिक्ट्स थे, ठीक है? वहीं अगर हम देखें तो जो लघु शिलालेख हैं जिसकी हम बात करें, लघु शिलालेख जैसा कुरुमिंदेही है, रामपुरवा है, लौरियागंज है ना? स्तंभलेख ये सासाराम है, अहरौरा है, कौशाम्बी है, सारनाथ है। तो ये सारे आपको मेरठ, ये सबकी लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अशोक का जो शिलालेख, वो कहना क्या चाहता था? जो केंद्रीय प्रशासन था उसके बारे में ही बताता था। अशोक का राज्य में करुणा, या अगर हम बात करें कि जो टॉलरेंस है या एम्पैथी है, इन सब की वैल्यू सिस्टम को यहाँ पे अशोक का साम्राज्य यहाँ पे दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे आज क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संगम लिटरेचर इज एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? जो प्राचीन दक्षिण भारत के संबंध में आपको कौन सा कथन यहाँ पे बताना सही है? संगम पोएम आर डिवॉइड और रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, तो संगम कविताएं भौतिक संस्कृति का उल्लेख करती हैं। दूसरा, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वाज नोन एज संगम, संगम में वर्ण व्यवस्था की क्लासिफिकेशन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात होती है संगम कवियों के द्वारा। तीसरा, संगम पोएम हैव नो रेफरेंस वॉरियर एथिक, उनमें कोई योद्धा नीति का कोई उल्लेख नहीं है। चौथा, संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्स एज इरेशनल, तो संगम साहित्य में जादुई शक्तियों को अवैज्ञानिक कहा गया है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो अगर हम बात करें तो संगम साहित्य जिनके बारे में बात की जाती है, इनका टाइम पीरियड माना जाता है 300 बीसी से 300 एडी। तो ये आपको यहाँ पे एक तो यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम बात करें संगम साहित्य, तमिल जो लिटरेचर है उसका सबसे एंशियंट ग्रंथ ये माने जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो तमिलियन जो सोसाइटी है उसकी अगर हम बात करें, तो सोसाइटी है, तमिलियन इकोनॉमी है, या तमिलियन अगर हम बात करें कल्चर है, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे करते हैं कौन से? संगम लिटरेचर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और संगम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर के बारे में जब बात करते हैं, चलिए पहला लिटरेचर इथु तोगाई। इथु तोगाई के बाद, इथु तोगाई आप लिख लीजिए इसे। इथु तोगाई, तो 8 जो इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर लघु कविताएं का संकलन इसके अंदर आपको मिलता है। तो एथोस मतलब कि 8 पोएट, 8 पोएम्स का यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे संकलन एथोथोगाई में, ये इंपॉर्टेंट है। एरिकुनूर है, नातिरमनई है, तो इस तरह की कुछ पुरनरूर है, तो ये सब प्रेम है, योगदान है, युद्ध है, इन सब की स्टोरीज को बारे में यहाँ पे बताती हैं। फिर पुतु पात्तु करके एक दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या? पतु पात्तु, पतु पात्तु। इसमें 10 पोएम आपको देखने को मिलेगा, 10 म्यूजिक, या अगर हम बात करें इनको देखने को मिलेगा। इसमें पुरनु है, सिरुनु पात्तु, तो इस तरह के नंदू वलदई है। तो इस तरह के पतु पात्तु आपको यहाँ पे याद रखना है कि तमिल लिटरेचर से संबंधित है। नाम दे के आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक व्याकरण ग्रंथ मिलता है। व्याकरण मतलब कि ग्रामर से रिलेटेड जो एक लिटरेचर वो आपको मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? तोल कप्पियम कहा जाता है। क्या? तोल कप्पियम कहा जाता है। इसे किसने लिखा? तो इसे लिखा तोल कप्पियर ने, तोल कप्पियर ने इसको लिखा। तो ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। इसमें जो समाज का जो प्रेम है, नैतिकता है, या पॉलिटिकल जो लाइफ है, उसको क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है। फिर यहाँ पे 4 अगर हम देखें, पथिनेन किलानकू, यहाँ पे 18 मेजर वर्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कि क्या इसका नाम है? यहाँ पे आप लिख लीजिए, कि लिखना इसलिए है कि थिरुवल्लुर ने इसको लिखा है, और थिरुवल्लुर की रचना है, इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। तो इसका मेन अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे ये इसको हटा दीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ,
तो ये मेन जो रचना है उसको क्या जरा पथिनेन कीका नक्कू, चलिए लिख देता हूं, पथिनेन कीका नक्कू। लेकिन इसके अंदर तिरुक्कुरल के द्वारा जो तिरुक्कुरल रचना जिसे थिरुवल्लुर ने लिखी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो थिरुवल्लुर का नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना, ये भी तमिल लिटरेचर संबंधित है। फिर अगर हम बात करें तो ये तो हो गया लिटरेचर की बात। अब संगम एज में कौन कौन सी डायनेस्टीज हुई, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। चेर जो डायनेस्टी है, ये चोर डायनेस्टी है, और पांड जो डायनेस्टी है, इनका संबंध यहाँ पे जो संगम एज से यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि स्टेटमेंट इसमें कौन सा करेक्ट होगा कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। वर्ण व्यवस्था का ज्ञान संगम कवियों को था, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पे क्या 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 कहना चाह रही है कि ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें किसके बारे में दिया गया है, तो योग वशिष्ठ के बारे में यहाँ पे बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, योग वशिष्ठ क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए, निम्नलिखित में से योग वशिष्ठ was translated into the Persian by निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीजन। योग वशिष्ठ का अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति ने किसके टाइम पे किया, ये यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा गया है। अकबर है, हुमायूं है, शाहजहां, औरंगजेब है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अकबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अकबर के टाइम पर ना जो जितने भी ग्रंथ थे, चाहे हिंदू रिलेटेड ग्रंथ हो अगर हम बात करें, फिर बाद में उसमें जो अंग्रेजों के जो भी धार्मिक ग्रंथ है, जैन के जो धार्मिक ग्रंथ है, बौद्ध के जो धार्मिक ग्रंथ, इनका क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन करवाया जाता है। और इनका ट्रांसलेशन करवाने का अशोक का पर्पज क्या था, अगर आप देखें तो अशोक अपने आप को एक सेकुलर लीडर के रूप में स्टैब्लिश भी करना चाहता था। साथ ही अशोक का यह भी पर्पज था कि सभी जो धार्मिक ग्रंथ उसमें जो अच्छी बातें उनको अडॉप्ट किया जा सके। तो ये यहाँ पे पर्पज था इस चीज को लेके, खास तौर पे अगर हम देखें, ज्यादा बातों को ना शामिल करते, इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे शामिल करते हैं, तो अब अगर हम देखें तो सबसे पहले जो ट्रांसलेशन का सिस्टम तो हुमायूं के टाइम पे शुरू हो गया था। अब अगर हम बात करें चारों रूलर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे याद रखनी है। चारों रूलर्स के बारे में, जैसे अशोक के बारे में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, हालांकि इसका क्वेश्चन फिर से आएगा। तो अशोक ने दो चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए, दीन इलाही की शुरुआत की अशोक ने, दीन इलाही। दूसरा यहाँ पे अगर एक तरह के उसने धर्म ही चलाने का प्रयास किया था, दूसरा उसने सुलह एक कुल का प्रयास किया कि सभी धर्मों के बीच में आपस में क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। सुलह एक कुल का प्रयास उसने किया था, ठीक है ना। फिर उसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तीसरा फैक्ट अकबर के संबंध में इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम पीरियड हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 1556 से 1605 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो अकबर के बारे में 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखनी है, और इसी के टाइम पे ये अनुवाद भी हुआ था। फिर बात करते हैं किसकी, हुमायूं के संबंध में। तो चलिए हुमायूं के संबंध में अगर आप देखें तो सबसे पहले हुमायूं ने 1530 में गद्दी संभाली, 1540 तक शासन किया। बाद में जब शेर शाह सूरी ने उसको यहाँ से भगा दिया तो 1555 में वापिस आया और 1556 तक शासन किया। 1556 के बाद अकबर ने यहाँ पे शासन किया। अब हुमायूं के टाइम पे हुमायूं का जो लिटरेचर अगर हम बात करें, वो जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा था, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसे क्या कहा जाता था, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा उनकी बहन थी, उन्होंने लिखा था क्या, गुलबदन बेगम, ठीक है ना, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है। तो हुमायूं की रुचि अगर हम देखें तो जो खगोल शास्त्र है, अगर इस सब पे हुआ करती थी, ठीक है। कमजोर प्रशासक के रूप में इसे जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी अपनी एक खासियत रही है। शाहजहां के बारे में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, तो गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इसे कहा जाता है। और इसी के टाइम पर अगर हम बात करें तो जो लाल किला दिल्ली का है, उसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है ना। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था, ये यहाँ का शाहजहां ने बनवाया था। फिर ताजमहल इसने बनवाया, आगरा में बनवाया, ठीक है ना। और जामा मस्जिद का भी निर्माण किसने करवाया था, इसने शाहजहां ने करवाया था। अगर हम बात करें ना इसकी, जो फतेहपुर सीकरी में जो बिल्डिंग्स है आगरा में, जो बहुत सारी बिल्डिंग्स उसे अकबर ने बनवाई, लेकिन दिल्ली और आगरा में जो ताजमहल है और दिल्ली की जो लाल किला है, जामा मस्जिद, इसे शाहजहां ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें औरंगजेब किस नाम से जाना जाता है, औरंगजेब ने जिसे जजिया को जब अकबर ने हटा दिया था, तो जजिया को पुनः लगाने के संदर्भ में इसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। दक्कन अभियान किया था, और यही कहीं ना कहीं आगे चल के इसका पतन काल में मराठा संघर्ष इसी के टाइम पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें इसके टाइम पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है, हाल में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का इनॉग्रेट किया था, इस वजह से यह चीज यहाँ पे चर्चा में आ गया, ठीक। चलिए देखते हैं सोमनाथ मंदिर के संबंध में स्टेटमेंट। सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन। तो 12 जो ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में, उनमें से एक इंपॉर्टेंट कहलाता है कौन सा, सोमनाथ मंदिर, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। चलिए ठीक है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल बरूनी।
अलबरूनी ने जिसकी रचना क्या क्या नाम था, किताबुल हिंद, क्या कहा जाता है उसकी रचना को, किताबुल हिंद, या तहकीक हिंद भी इसकी रचना को बोला जाता है। क्या? तहकीक हिंद, अर्थात हिंद के बारे में जानना। तो उसकी रचना में उसने इसका उल्लेख यहाँ पे किया है। ठीक है, ताकि अरे भाई, हाँ, तहकीक हिंद का उल्लेख, तहकीक हिंद भी उसकी रचना है, ठीक है ना। तहकीक हिंद हालांकि उसी को बोला जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, इसमें उसने उल्लेख किया है। तीसरा, प्राण प्रतिष्ठा प्रेजेंट डे सोमनाथ टेम्पल वाज डन बाई प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन, राधा कृष्णन के द्वारा, जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 2। अगर हम बात करें सोमनाथ आदि ज्योतिर्लिंग में प्रथम है, खासतौर पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर हम बात करें तो इसमें सोमनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट, इतिहास में अगर देखकर महमूद गजनी ने जो भारत में 17 बार आक्रमण किया, उसने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया, गजनबी ने। सोमनाथ मंदिर पर उसने 1024 ईस्वी में आक्रमण किया, लगभग 5 सैनिकों के साथ हमला किया, और मंदिर में बहुत सारी लूटपाट की। और उसी लूटपाट के संदर्भ में ये वर्णन अलबरूनी की पुस्तक में यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज के जो मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी, तो सरदार पटेल ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी 13 नवंबर 1947 को। कब? 13/11/1947 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और उस टाइम पर राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन नहीं थे, बल्कि कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे उस टाइम पे राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि करंट अफेयर में था, इसलिए यूपीएससी ने यहाँ पे लिख करके पूछा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ जैन टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट से संबंधित कौन सा ग्रंथ इसमें है। अब देखिए, आपने 24 में भी इसके बारे में पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया। तो आप देखिए कि लगातार 22, 23, 24 में किस तरह से रिपीटेशन जैन लिटरेचर या जैन बुद्ध के संबंध में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे बौद्ध के संबंध में भी आगे मिलेगा। अब यहाँ पे ने, नेति नेति प्रकरण, ये क्या जैन टेक्स्ट है। परिशिष्ट पर्वन क्या जैन ग्रंथ है। अवधन शतक क्या जैन ग्रंथ है। और त्रिशष्ट लक्षण महापुराण, ये चार, इनमें कौन कौन सा जैन ग्रंथ है, ये आपके आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा। अब अगर आप बात करें, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 और 4, परिशिष्ट पर्वन और त्रिशष्ट लक्षण यहाँ पे जैन ग्रंथ है। अगर हम बात करें नेति प्रकरण के बारे में, तो नेति जो प्रकरण है वो कौन सा ग्रंथ है, वो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। और बौद्ध ग्रंथ में किससे संबंधित है, मैंने आपको कल बौद्ध ग्रंथ के बारे में बहुत डिटेल से बताया था, सब विभाजन बताया था। तो थेरवाद से संबंधित यह ग्रंथ माना जाता है, ठीक है ना। तो खुद्दक निकाय में शामिल किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर दूसरा, ये तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है, दूसरा चौथा इस साइड देखेंगे राइट में, तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें अवधान शतक के बारे में, यह भी बौद्ध की उदंतियों का संकलन है। तो ये भी बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध जो कहानियां हैं उनका संकलन माना जाता है। किस भाषा में लिखा गया है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। चलिए, ये बात आपने देख ली, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरा चौथा जो सही है, परिशिष्ट पर्वन के बारे में, तो परिशिष्ट पर्वन का किसने लिखा था, हेमचंद्र ने लिखा था इसको। किसने लिखा था, हेमचंद्र ने लिखा था। कब लिखा था, 12वीं शताब्दी में लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तो संस्कृत भाषा में आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो संस्कृत महाकाव्य में ये लिखा, ज्ञान शिक्षकों का इसमें वर्णन आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर आप देखें, त्रिशष्टि लक्षण महापुराण, यह भी जैन ग्रंथ है, जिसे किसने लिखा, आचार्य जिनसेन ने लिखा। किसने लिखा, आचार्य जिनसेन ने इसको लिखा, जिनसेन ने इसको लिखा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राष्ट्रकूट के शासन के दौरान इसकी इन्होंने रचना की। तो कब लिखा था, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के दौरान इसको लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके संबंध में है, हाउ मेनी पेयर्स बिलो आर करेक्टली मैच। यहाँ पे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, देखिए यहाँ फिर से बहुत जन क्वेश्चन है, और किस लिए वो प्रसिद्ध हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला जो है आर्य देव के बारे में पूछा जाए, क्या वो जैन स्कॉलर हैं। दूसरा दिग्न नाम के बारे में पूछा, क्या वो बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। तीसरा नाथ मुनि के बारे में पूछा जा रहा है, क्या वो वैष्णव स्कॉलर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पेयर्स हिंदी और इंग्लिश में देने को मिल रहा है, कौन से पेयर्स यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 2 पेयर यहाँ पे आपको करेक्ट है, कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आर्यदेव महा जो ये हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ये बौद्ध स्कॉलर हैं, जैन स्कॉलर नहीं है। कौन से स्कॉलर हैं, बौद्ध स्कॉलर हैं, ठीक है ना। तो आर्यदेव महायान ये किसके शिष्य हैं, मैं आपको बता दूं, तो नागसेन के शिष्य हैं, नागार्जुन नागसेन के शिष्य हैं। और नागसेन के बारे में भी हमने कल देखा था, नागसेन ने मिलिंद पन्हो जो गुरु थे, मिलिंद पन्हो आई थिंक इन्होंने लिखा था, मिलिंद पन्हो जो बुक है, इसको इन्होंने संकलन किया था नागसेन ने। तो ये बौद्ध स्कॉलर है। फिर अगर हम बात करें दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे अब रही बात दिग्ननांग के बारे में, तो दिग्ननांग यहाँ पे बौद्ध स्कॉलर है, ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है।
तर्कशास्त्र के बारे में इन्होंने बात की। वहीं अगर हम बात करें नाथ मुनि किस तरह के स्कॉलर हैं, तो अगर हम बात करें तो ये जो नाथ मुनि हैं वैष्णव स्कॉलर आपको देखने को मिलती थी। ये सी आंसर का सही होगा। तो नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। 823 सीई के बारे में इनका, मतलब 823 बीसी नहीं, सी के बारे में इनका, इनके बारे में जानकारी आपको मिलती है, जिन्होंने नलियर द्वीप प्रबंधन को एकत्र और संकलित किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए हमने इनके बारे में यहाँ पर देख लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे मिडाइवल इंडिया से, अर्ली मिडाइवल से 4 डायनेस्टी दी गई हैं। यहाँ पे मैं आपको हिंदी में आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ। नन्नुक डायनेस्टी है जो चंदेल वंश से संबंधित है, क्या इसके बारे में पूछा गया है। फिर जो जयशक्ति है, जयशक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या वो परमार से संबंधित है, परमार संबंधित है। तीसरा है नागभट्ट के बारे में, क्या नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है, ये यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। फिर है चौथा भोज, क्या भोज परमार संबंधित है। तो इनमें कौन कौन से पेयर करेक्ट हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन सा पेयर करेक्ट है, इसका सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा ओनली वन, सॉरी यहाँ पे नन, ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन का जो यहाँ पे ओनली वन होगा, ओनली वन होगा, ठीक है ना। दूसरा है ओनली टू, मतलब कि कोई 2 पेयर करेक्ट है। इसमें ओनली थ्री, मतलब कोई 3 पेयर करेक्ट है। और चौथा है क्या, सभी, ओनली फॉर ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे आगे पीछे हो गया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर, इसको आगे बढ़े, तो जब बात की जा रही, सबसे पहले चंदेला डायनेस्टी के बारे में बात की, तो क्या नन्नू का संबंध चंदेला डायनेस्टी से, एकदम करेक्ट बात है। अगर हम बात करें चंदेला डायनेस्टी को, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लेते हैं, लूप में लेते हैं। चलिए, ये चंदेला डायनेस्टी, तो पहले भारत का जो, अगर आप मैप आप छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए भारत का मैप छोटा सा बना लेते हैं, चलिए यही मान लेते हैं। तो इस रीजन, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन, चंदेल डायनेस्टी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था नन्नुक ने, और इसका टाइम पीरियड माना जाता है 9th से 13th सेंचुरी एडी। ठीक है ना। तो खजुराहो, और बाद में इसकी जो कैपिटल है महोबा ट्रांसफर कर दी जाती है। तो कौन सी कैपिटल थी आपको, खजुराहो मंदिर, आपको खजुराहो, बाद में कौन सी, महोबा ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक, आला उदल का भी संबंध यहीं से आपको देखने को मिलेगा। अब खजुराहो जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, उनको लगभग 1984 या 85 में ही अगर आप देखेंगे, आप देखिएगा उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो एक तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से चीजें हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे पेयर्स पूछा गया था किसके संबंध में। अब देखिए आगे पेयर कुछ भी बन सकते हैं ना, जैसे खजुराहो मंदिर का संबंध चंदेला डायनेस्टी से बना दिया, तो कुछ भी आगे चल क्वेश्चन बन सकती है। इसलिए आपको हर एक फैक्ट आपके बारे में यहाँ पे पता होना जरूरी हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, अगर हम बात करें तो चंदेल वंश की जो प्रथम शासक हुआ करते नन्नू ऋषि चंद्रतेय के वंशज माने माने जाते थे, उनकी डायनेस्टी मानी जाती थी। ठीक है ना, वैदिक ऋषि। तो इस वजह से जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है परमार डायनेस्टी के बारे में। चलिए, ये जो परमार डायनेस्टी है, ये क्या जयशक्ति से संबंधित है। तो अगर आप देखें तो देखिए पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गया। दूसरा, अगर हम देखें परमार डायनेस्टी, तो जयशक्ति का संबंध अगर आप देखें चंदेल वंश थे, तो जैसा जो जयशक्ति हैं उनका संबंध किससे देखने को मिलता है, चंदेल वंश से देखने को मिलता है। तो जयशक्ति जो यहाँ पे बोला जा रहा है परमार, ये यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। और रही बात परमार की, तो परमार का संबंध किससे, तो भोज परमार से, परमार का संबंध आपको देखने को मिलेगा। परमार जो डायनेस्टी है, इसका भी टाइम पीरियड 9th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के आसपास माना जाता था। और इसके महान शासक राजा भोज हुए, राजा भोज हुए, जहाँ पे भोपाल उन्होंने लेक भोज, भोज ताल का लेक का भी निर्माण करवाया, जो 1010 से 1055 के टाइम पे इन्होंने शासन किया। और इनके टाइम पे बहुत सारी, जो अगर हम देखेंगे तो बुक्स, लिटरेचर के बारे में विकास इनके संदर्भ में देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार, ये एकदम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, उसको 2 हिंदू राजवंश में से एक था। हरिश्चंद्र जो राजा थे, उनके टाइम पे अगर हम देखेंगे 6वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान आमतौर पर इस्टेब्लिश किया गया। अब आगे अगर आप देखेंगे तो नागभट्ट के दौरान इस वंश को कन्नौज में शासन किया। तो आगे चल के जो गुर्जर प्रतिहार का जो संबंध है, देखिए तो गुर्जर प्रतिहार की स्थापना किसने की, तो गुर्जर प्रतिहार का संबंध अगर आप देखें नागभट्ट प्रथम ने की। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट शासक नागभट्ट द्वितीय रहे, और महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज रहे। तो भोज परमार और मिहिर भोज में फर्क है, ये आपको यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इससे इनका संबंध था। अब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी त्रिपक्षीय संघर्ष में अगर हम देखें, ट्राइलेटरल जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी शामिल हुआ। तो जो ट्राइलेटरल कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में, अगर आप देखें
ट्राई पार्टियल अगर हम देखें कॉन्फ्लिक्ट बोला जाएगा तो गुर्जर प्रतिहार का त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया। फिर पाल डायनेस्टी जिसको गोपाल ने स्टैब्लिश किया गया था उसको भी इन्होंने फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी, इन तीनों ने क्या किया, ट्राइलेटरल जो कॉन्फ्लिक्ट उसमें पार्टिसिपेट किया। तो राष्ट्रकूट की जो स्टैब्लिश किया गया था किसने किया था, दंती दुर्ग ने स्टैब्लिश किया गया था। तो राष्ट्रकूट को इसने स्टैब्लिश किया, दंती दुर्ग ने स्टैब्लिश किया। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट हो गया, नन्नुक के संबंध में यहाँ पे चंदेल है आपने देख लिया, परमार भोज परमार के संबंध में देख लिया। तो भोज और राष्ट्रकूट ये भी पेयर यहाँ पे इनकरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 1 एंड 3 पेयर यहाँ पे करेक्ट है। तो केवल दो इज ओनली टू स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसके, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। तो किसी को कानूनी सजा के कारण गुलाम बन सकता है कोई व्यक्ति। ठीक है। दूसरा, इफ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वाज लीगली फ्री। अगर कोई गुलाम अपने मालिक को बेटा पैदा करती है तो वह कानूनी तौर पर आजाद थी। तीसरा, आजाद थी। तीसरा, इफ अ सन बोर्न टू फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर्स द सन वाज एंटाइटल्ड टू लीगल स्टेटस मास्टर सन। अगर किसी गुलाम से पैदा हुआ बेटा उसके मालिक का हकदार था तो वह मालिक के बेटे का कानूनी दर्जा प्राप्त करने का हकदार था। ये यहाँ पे स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। ठीक है, तो स्टेट कौन कौन सही है, सारी पेयर्स यहाँ पे आपको दी गई हैं, इसका सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 2, 3। ठीक, कोई व्यक्ति कानूनी सजा के कारण गुलाम बन सकता था, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अर्थशास्त्र में कहा गया कि एक आदमी जन्म से स्वेच्छा से खुद को बेचकर या युद्ध में कैद होकर न्यायिक दंड के या न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप गुलाम या दास नहीं बन सकता। ठीक है, तो खुद को बेच नहीं सकता, युद्ध में कैद होकर भी वो दास नहीं बन सकता। ठीक, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है, जिस वजह से पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब बात की जा रही है जब कोई दासी अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया है तो वह बंधन से मुक्त होने की हकदार होती है। यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है। साथ ही ऐसी जो गर्भवती दासी को गर्भावस्था के दौरान देख रेख की भी कार्रवाई की यहाँ पे बात होती है। ठीक है ना, तो ये दूसरा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। उससे जो पुत्र होगा उसको भी संपत्ति पर हक होगा, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन शब्द फड़म के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि फड़म का तात्पर्य किससे था, क्लॉथिंग से था, कॉइन्स था, ऑर्नामेंट था, वेपन्स था। तो इन सभी में सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी हो गया, जो सिक्के के संबंध में था। मध्यकालीन में जो त्रावणकोर का रीजन है उसमें फड़म और चक्राम सिक्के नियमित यहाँ पे चर्चा में थे त्रावणकोर में, जिस वजह से यहाँ पे चर्चा में था। सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीज स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे इन स्टेटमेंट के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में आपको देखने को मिलता है। दूसरा, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसाइज द सिटी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक मंगोल सेना दिल्ली तक पहुंचकर शहर की घेराबंदी कर दी थी। ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इन हिज किंगडम मंगोल। मोहम्मद बिन जो तुगलक इसने क्या किया था, कुछ राज्य खो दिया था। इसके स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। चलिए बात करें 1240 से लेके 1266 की। तो 1240 1266 में मंगोलों ने पहली बार भारत में विलय की उन्होंने नीति बनाई। 1940 लिख दिया, 1240 में। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके साथ ही दिल्ली के साथ उन्होंने गैर आक्रमण समझौते का स्वर्णिम चरण भी यहाँ पे समाप्त होता है। मतलब क्या है, यहाँ पर 1240 तक ये था कि चलिए यहाँ पे आक्रमण नहीं करेंगे, बाद में इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। और तैयार के नेतृत्व में अगर हम बात करें 1241 में आक्रमण किया गया लाहौर में। ठीक है ना, लाहौर में आक्रमण किया गया और शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। चलिए यहाँ पे क्या किया जाए, पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। यह स्टेटमेंट मुझे लगता है इनकरेक्ट हो जाती है कि इसका टाइम पीरियड यहाँ पे तब नहीं चल रहा था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हम देखें, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन मंगोल शॉर्ट मार्च दिल्ली भी। तो दूसरे स्टेटमेंट 1299 की बात है, 1299 जो खिलजी डायनेस्टी यहाँ पे, तो मंगोलों ने मंगोल शासक कुतुलुक खां, कौन सा शासक था, कुतुलुक खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को तबाह करने का पहला प्रयास उसने किया। लेकिन अलाउद्दीन ने यहाँ पे अफरा तफरी में एक सेना बनाई और उस सेना की मदद से क्या किया, उसने उसको धकेल दिया, बाहर धकेल दिया। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अलाउद्दीन खान मंगोल सेना दिल्ली तक पहुंची, घेराबंदी कर दी, लेकिन बाद में उसने उसको धकेल दिया। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्से में अस्थायी रूप से मंगोल के हाथों खो दिए। ये स्टेटमेंट भी एकदम इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें अंतिम मंगोल आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान किसके नेतृत्व में हुआ, तरमा शरीन के नेतृत्व में हुआ।
तर्माशिरीन के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ और गयासुद्दीन तुगलक ने तर्माशिरीन के खिलाफ आक्रमण किया और सिंध के पार उनको भेज दिया। और बाद में जो सिंध नदी है वो कहीं ना कहीं एक सीमा के रूप में काम करती रही, किसके बीच में, दिल्ली शासन के बीच में और मंगोलों के बीच में। तो ये स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे इनकरेक्ट हो जाता है, ओनली टू, ये केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुलह दारान के संदर्भ में है। क्या स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कुलह दारान कहलाते थे। कुलह दारान किसे कहा जाता था, यहाँ पे अरब व्यापारी हैं, कलंदर्स हैं, पर्शियन कैलीग्राफ्स हैं, सैयद हैं। इन चारों में सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सैयद। अगर हम बात करें सैयदों की, उनकी पुत्री फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का दावा उन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, जो सैयद डायनेस्टी उन्होंने पैगंबर के वंशज होने का दावा उन्होंने किया, जो मुस्लिम समाज में विशेष स्थान रखता है। ठीक है, तो ये इस वजह से अगर हम देखेंगे इनको कुलह दारान कहलाते थे। चलिए, हालांकि नुकीली टोपी पहनते थे, कुलह उस टोपी को भी बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज द रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में किसको ट्रीट किया जाता है 1919 अधिनियम के अकॉर्डिंग। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोक जस्टिस, न्याय का प्रशासन, लोकल ऑफ गवर्नमेंट स्थानीय सुशासन, लैंड रेवेन्यू भू राजस्व और पुलिस, या इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर आपका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 सी। 1, 3 एंड 4 करेक्ट है। टू स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनकरेक्ट है। ठीक है, आरक्षित संबंध में रिजर्व कैटेगरी। तो चलिए मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। देखिए 1919 का जो अधिनियम था उसको क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब अंग्रेजों ने क्या किया था, धीरे धीरे सत्ता स्थानांतरण का प्रयास उन्होंने किया था। तो क्या क्या फीचर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए 1919 के अधिनियम में। अगर हम देखें तो 1919 पहला डायर्किन प्रोविंसेस, अगर हम बात करें द्वैध शासन की शुरुआत की उन्होंने क्या, प्रांतों में, प्रोविंसेस। ठीक है, चलिए अब डायर की शुरुआत की तो उन्होंने दो चीजें रखी। पहला, उन्होंने चीजों को दो सब्जेक्ट में बांट दिया। पहला उन्होंने कहा रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट। दूसरा ट्रांसफर, ट्रांसफर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट में उन चीजों को रखा गया जो किसके अधीन हुआ करती थी, गवर्नर के अधीन हुआ करती थी। तो गवर्नर के अधीन हुआ कर, जिसमें अगर हम बात करें पुलिसिंग के बारे में बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, लैंड रेवेन्यू के पुलिसिंग के बारे में, तो ये सारी चीजें, और इरिगेशन सिंचाई भी इन्हीं के अधीन हुआ करती थी रिजर्व कैटेगरी में। ठीक है ना, पुलिसिंग, और ये बाकी तीन चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। फिर ट्रांसफर जो सब्जेक्ट हुआ करते थे, चाहे वो भारतीय मंत्रियों के अधीन रखी गई थी, उस शिक्षा के बारे में बात करें, चाहे स्वास्थ्य के संबंधित छोटे छोटे विषय थे, या स्थानीय सुशासन है, स्थानीय सुशासन, लोकल गवर्नेंस है, या एग्रीकल्चर है। तो इन्होंने डायरकी के अंतर्गत पहला प्रयास तो इन्होंने ये किया। दूसरा उन्होंने क्या किया था, केंद्र में पूरी तरह से सेंट्रल लेवल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं दिखाई। हालांकि पूरी शक्ति अभी भी गवर्नर जनरल के पास रही। तो केंद्र के लेवल पर ज्यादा उन्होंने रिफॉर्म नहीं किया, लेकिन बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत उन्होंने की। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। तो भारत में पहली बार केंद्र में दो शासन की शुरुआत हुई। पहला तो काउंसिल ऑफ स्टेट की बात होती है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बात हुई, काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात हुई, लेजिस्लेटिव असेंबली। दोनों पे मताधिकार हालांकि सीमित तरह से नहीं थे कि सबको मताधिकार दे दिए, सबको वोटिंग राइट दे दिए गए थे, ऐसे स्टेटमेंट बने, तो एकदम यहाँ पे इनकरेक्ट मानना है। अब यहाँ पे और क्या रिफॉर्म इन्होंने किया, जिसे रिफॉर्म सो कॉल्ड, इन्होंने जिससे रिफॉर्म किया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फोर्थ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरल की बात की, पृथक निर्वाचक मंडल इन्होंने और स्टैब्लिश किया। पृथक निर्वाचक मंडल इन्होंने किसके किसके लिए कर दिया, तो अगर आप देखोगे सिख के लिए यहाँ पे इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल कर दिया, बाद में यूरोपियंस के लिए भी इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल कर दिया, एंग्लो इंडियन के लिए इन्होंने पृथक निर्वाचन कर दिया, व्यापारियों के लिए भी कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र करने की बात इन्होंने की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। पांचवा इंपॉर्टेंट इन्होंने प्रयास क्या किया, पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया 1926 में। ये अच्छा प्रयास था, कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे याद रखेगी। हालांकि इसकी बहुत सारी सीमाएं थी, है ना। अब इसको कब घोषणा किया जाता है, तो 20 अगस्त की घोषणा इसे मानी जाती है। ठीक है, 20 अगस्त को मानसिंह चंद्रशेखर की घोषणा को माना जाता है। चलिए, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। आगे बढ़ेंगे, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको बताना है। क्रिप्स मिशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। किस मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन को जापान के खिलाफ भारत का समर्थन चाहिए था। इसलिए जो भारत के प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करते, सॉरी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करते थे, उन्होंने क्रिप्स को भारत भेजा और कहा कि जाओ भारतीय नेताओं का सहयोग लेके आओ। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट बनता है कि जो क्रिप्स मिशन के संदर्भ उसने जो कहा, if the Constitution Assembly would have members nominated by the Provincial Assembly as well the princely state, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों द्वारा नामित सदस्य होते हैं। दूसरा, एनी प्रोविंस नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट टू साइन सेपरेट, कोई भी प्रांत यदि नया संविधान व्यवस्था स्वीकार न करना चाहे तो भविष्य की नीति के संबंध में ब्रिटेन से अलग समझौता कर सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है,
पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्रिप्स मिशन के अनुसार देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो संविधान सभा की बात यहाँ पे क्रिप्स मिशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात यहाँ पे कर दी गई थी, ठीक है। इस सभा में प्रांतीय जो विधानसभा द्वारा जो चुने गए सदस्य होंगे, और कौन होगा इसमें, तो जो प्रांतीय विधानसभाएं होंगी वहां से सदस्य, दूसरा रियासतों के भी प्रतिनिधि यहाँ पे होंगे जो संविधान सभा में भाग लेंगे। अब ये रियासतों के प्रतिनिधि राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर हम बात करें यहाँ पे, करेक्ट हो जाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, और कुछ यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें इन्होंने पहली बात की, पहला इंपॉर्टेंट है, युद्ध के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस की बात की क्रिप्स मिशन ने, किसने, डोमिनियन स्टेटस की बात की, ठीक है ना, स्टेटस की बात की। दूसरा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की, प्रोविंसेस को अलग होने की स्वतंत्रता ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल गई थी, ठीक है। अब इंडियन डिफेंस टोटली अभी ब्रिटेन के नियंत्रण में था, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। हालांकि गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। ऐसा चेक जिसका भुगतान भविष्य की तिथि पर निर्भर करता है, अभी नहीं भुगतान हो। हालांकि जो मुस्लिम लीग है उसने भी क्या किया था, इसको ठुकरा दिया था, तो ऐसा नहीं मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया था। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग ऑफ हिंदू महासभा के बारे में बात करें तो उसने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। इनकी विफलता हुई थी क्योंकि कोई सत्ता स्थानांतरण की बात नहीं की, जो यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी वो यहाँ पे नहीं हुई थी, उस वजह से कहीं ना कहीं इसको स्वीकार यहाँ पे कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सेनानी स्वतंत्र सेनानी गदर पार्टी में सक्रिय था, बारिन घोष, योगेंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस, इन चारों में से सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा। 1 एंड 2, 2, 1, 3, ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इसके संबंध में बताना है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा डी, केवल 3, रास बिहारी बोस का संबंध यहाँ पे गदर पार्टी से आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब इन चारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बारिंद घोष के बारे में। तो अरविंद जो घोष जिनके बारे में आपने जाना होगा, तो अरविंद घोष के छोटे भाई थे, बंगाल में क्रांति की शुरुआत की जाती है और इन्होंने युगांतर समूह की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, युगांतर समूह की स्थापना की। और इन्हें अलीपुर बम केस के संबंध में भी गिरफ्तार किया गया। तो 1908 में जो अलीपुर बम केस हुआ, अलीपुर कांड हुआ, उसके संबंध में भी इनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और आजीवन कारावास के लिए इनको भेज दिया जाता है अंडमान सेलुलर जेल। बाद में 1920 में इनको रिहा कर दिया जाता है। तो इनका संबंध युगांतर पत्रिका से भी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर बात होती है योगेश चंद्र चटर्जी के बारे में, तो ये भी इनको रिवोल्यूशनरी डेकोट इनको कहा जाता था, अगर डाकू क्रांतिकारी कहा जाता है। अनुशीलन समिति अगर हम बात करें तो उसमें काफी एक्टिव मेंबर थे, इसको स्टेब्लिश किया गया था कहाँ पे, बंगाल में अनुशीलन समिति के एक्टिव मेंबर ये माने जाते थे। बाद में अगर आप देखेंगे तो इनको भी गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है ना। दक्षिणेश्वर बॉम्ब केस में इनको इन्वॉल्व किया जाता था। कौन सा बॉम्ब केस, दक्षिणेश्वर। चलिए इसके बारे में हो गया। रास बिहारी बोस के बारे में देखें तो रास बिहारी बोस 1912 में हार्डिंग जो बम कांड होता है उसमें इनकी प्रमुख भूमिका थी, ठीक है ना। 1915 में अगर हम देखें गदर मूवमेंट, जिसको लाला हरदयाल ने शुरुआत की थी, है ना, और बहुत सारे लोगों का योगदान था उसमें भी, इनको उसमें भी जुड़े। बाद में ब्रिटिश से बचकर जापान भाग गए। जापान इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की शुरुआत की, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की शुरुआत की, इंपॉर्टेंट है। और आज़ाद हिंद फौज की जो आधारशिला रखी, आज़ाद हिंद फौज की आधारशिला बाद में जैसे सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया, कल हमने उनके बारे में ऑलरेडी देख लिया। जापान में इन्हें सबसे सम्मानित नागरिकता का सम्मान मिला था। तो दिल्ली बम कांड में क्या थी, इनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखी गई थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपने यहाँ पर देखी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे किसके बारे में है, डच वाला। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कमेंट करना है। द डच स्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड ग्रांटेड बाई गजपति रूलर्स। तो गजपति शासकों द्वारा जो भूमि दी गई, वहां पे डच ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। दूसरा, अल्फांसो द अल्बुकर्क गोवा को बीजापुर सल्तनत से जीता था। तो किससे जीता था, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो तीसरा स्टेटमेंट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में अपनी फैक्ट्री विजयनगर एम्पायर के प्रतिनिधि पट्टे पर ली भूमि पर स्टैब्लिश की। इनमें कौन सा सही स्टेटमेंट होना है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना है। कल हम ट्राई कर 2021 के PYQs देख ली इसी तरह से डेली, अगर आप आधे घंटे देख रहे हैं तो आपका डीप एनालिसिस यहाँ पे हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।